नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को गहराई से समझ सके। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी विषय अपना लाइन टू लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो आपके हिंदी माध्यम है उनके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो इंग्लिश माध्यम के हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। और उसके अलावा जो कक्षा 7 के विद्यार्थी है ना, तो उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म हमने अलग से भी बना दिया है, एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7। जब आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाओगे, आप यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7, तो जब उस चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको क्लास 7 की ही प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ से आप सिर्फ क्लास 7 के ही विषय पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को इस लेसन में कि सर क्या याद करें, क्या छोड़ें और किस प्रकार से हमारा ये लेसन कवर होगा, और समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज मैं आपको 2 इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा और आप इन 2 क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेना। आपको इस पूरे अध्याय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको एग्जाम में इन्हीं 2 क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको इसका आंसर है ना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार आपको लिखना है। यदि 2 नंबर का आएगा तो भी मैं बता दूँगा आपको किस प्रकार से लिखना है, यदि 5 नंबर का आएगा तो भी किस प्रकार से आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो इसी प्रकार हम हर लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना, वो करेंगे और आपका क्वेश्चन होगा सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ कहाँ पे मिलेगी? तो ये आपकी जो क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट है उसी में आपका पहले सभी क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं आपको, जो आपके अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए थे और आपको लास्ट में, तो उसी प्लेलिस्ट में आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर में कि सबसे पहले भारत की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ क्या हैं? तो मतलब ये पूछा गया है कि भारत का भौगोलिक विशेषता मतलब भूगोल कैसा है अभी? जब आप भारत की ज़मीन को देखते हैं तो आपको क्या-क्या नज़र आता है, वो चीज़ें आपको बतानी है। चीज़ें क्लियर, एक-एक चीज़ को हम देखेंगे, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और किस तरह से वो चीज़ हमें प्रभावित करती है, ये चीज़ हमें देखनी है बस इस पार्ट में, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले है भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल अगर 1 या 2 नंबर में लिखना तो आप सीधा लिख देंगे भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ, मतलब कौन-कौन से भौगोलिक स्थान है भारत में, वो आपको बताना है। हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम एवं पूर्वी तटीय मैदान, समुद्र और द्वीप समूह। ये भारत की भौगोलिक विशेषताएँ हैं, ठीक है? अगर आप इनके साथ डायरेक्शन भी लिखते हैं कि किस दिशा में क्या है, तो आपका आंसर और बढ़िया रहेगा। हम सभी कवर करेंगे, आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप सच में कहेंगे हाँ, आज हमें मज़ा आ गया, सारी चीज़ें पता लग गई। तो भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ क्या है? आप कहेंगे सर हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, आपका रेगिस्तान है, आपका दक्षिण में पठार है, पूर्वी और आपके पश्चिमी तट है और द्वीप समूह है। ये भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ। अब हम एक-एक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हिमालय पर्वत उत्तर में स्थित यह विश्व की युवा और ऊंची पर्वत श्रृंखला। अब हिमालय पर्वत के बारे में यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय पर्वत के बारे में लिखिए, कि आपका सच में हर एक क्वेश्चन बन रहा है, इसमें आपका पूरा लेसन कवर हो जाएगा। हिमालय पर्वत के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले उत्तर में स्थित यह विश्व की युवा और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह प्राकृतिक दीवार की तरह भारत की रक्षा करती है। देखिए भारत की जो उत्तर दिशा है वहां पे क्या है, हिमालय पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी वो आपकी क्या है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपकी केटू या आपको कंचनजंगा ऑप्शन में मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम करेंगे उत्तर में प्राकृतिक दीवार की तरह कैसे कार्य करती है। दीवार कैसे कार्य करती है कि आपको एक तो दुश्मनों से बचाती है और आपको एक मौसम से बचाती है। यही काम आपके घर की दीवारों का भी। तो उसी प्रकार उत्तर में बहुत उत्तर दिशा में क्या बहुत ऊंचा पर्वत है, ये एक प्राकृतिक दीवार की बातें कार्य करती है। एक काम तो ये दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है कि उस तरफ से हमारे ऊपर कोई जल्दी से आक्रमण नहीं कर सकता, और दूसरा ये है कि उस साइड से उत्तर दिशा से साइबेरिया साइड ना बहुत ठंडी हवा आती है भी, और ये ठंडी हवाओं को रोक लेती है। और ये क्या है, भारत पर ठंडी हवाओं का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हिमालय पर्वत हट जाए ना तो ठंडी हवा सीधी आपके भारत में आएगी और आपका बहुत ज्यादा जो जलवायु है ठंडी हो जाएगी भी। ठीक है, क्लियर है हिमालय पर्वत के बारे में। दिशा याद करनी है, फायदे नुकसान आपको
क्या करने, याद करने। और वर्षा में भी ये सहायक है कि जो मानसून आती है ना, तो मानसून को ये रोक लेता है। हिमालय की कुछ ऐसी चोटियां हैं जो मानसून हवाओं को रोक लेती है और भारत में बारिश होती है। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान। जैसे ही आप भारत के मैप में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उत्तरी विशाल मैदान इसको बोलते हैं, बहुत बड़े मैदान है। ये किससे बने, हिमालय के दक्षिण में। अब देखिए हिमालय आपका उत्तर में, जो चीज नीचे होगी ना तो वो तो आपकी दक्षिण में ही कहलाएगी। उससे जब हम मैप देखेंगे एक बार तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी दिशा क्या है कि हिमालय के दक्षिण में फैला उपजाऊ मैदान है, जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। किन नदियों के द्वारा बनाया गया है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। और नदियों द्वारा बनाया गया तो ये मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो इसमें क्या है, जो फसलें बहुत अधिक, खेती क्या है, बहुत अधिक इसमें की जाती है। मैदान है, उद्योग धंधे लगाना आसान है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है। जो आपके बड़े बड़े राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, ये आपका उत्तरी मैदान में ही आता है भाई। किसी भी प्रकार से कुछ बोले, जनसंख्या क्यों निवास करती है अधिक, ठीक है, ये उपजाऊ क्यों, क्योंकि नदियों द्वारा बनाया गया है, ठीक है, किसमें खेती अधिक होती है, आपको उत्तरी मैदान में होती है। ये चीज आपको क्लियर, इसकी भी दिशा उत्तरी है, लेकिन हिमालय से हम देखेंगे तो ये दक्षिण दिशा में। चीजें क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि आप समझ लीजिए चीज को एक बार, जो हमेशा आपको बाद में फिर काम आएंगे। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे फिर आप पढ़ने आएंगे, सर हमें ये चीज बता दीजिए क्या थी ये। ठीक है, समझ लीजिए। जो समझ में ना आए उसके लिए कमेंट कर देना भी। दो हो गए, हिमालय पर्वत और आपके उत्तरी मैदान, आपके दो हो गए अभी। उसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। फिर क्या है, जैसे ही आप भारत के दक्षिण में आओगे ना, इस प्रकार से, चलो एक बार मैप बना के आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से इस भाग में भारत के दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं। एक तो ये प्रायद्वीप क्या होता है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा है। आपको भारत की जो लोकेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ आपका अरब सागर है, यहाँ आपका क्या है, हिंद महासागर है। ये तीन तरफ से घिरा होने के कारण क्या है, आपका प्रायद्वीपीय है। और पठार क्यों, क्योंकि ये भूमि की आपकी पठार है, यहाँ पठार है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। पठार क्या होता है, आप पिछली कक्षा में पढ़ के आएंगे, जमीन का वह ऊंचा भाग जो ऊपर से क्या होता है, समतल होता है, वो पठार कहलाता है। ठीक है, पठारीय है। ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग क्या पठारीय है, जो तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। कि जो पठार आपका, ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा ना, ऊपर उठा हुआ भाग, ये क्या आपका प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का अधिकांश भाग, दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार से बना, जो प्राचीन और स्थिर चट्टानों से बना है। और इसमें बहुत ज्यादा क्या आपके संसाधन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ उद्योग ज्यादा है। इसका कुछ हिस्से उपजाऊ भी है, जो क्या नदी, जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, जहां पर खेती की जाती है। बस आप ये याद रखिए कि दक्षिणी भाग है और ये प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। फिर उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान भी क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, अरब सागर के पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिम में होगा। ठीक है, पश्चिम में क्या आपका, अभी बताया था कि पश्चिम में आपका अरब सागर है। अरब सागर के किनारे संकरा लेकिन उपजाऊ तटीय मैदान है। ये क्या, संकरा, संकरा मतलब कितना ज्यादा चौड़ा नहीं है अभी। ठीक है, तटीय मैदान पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच स्थित है। और यहाँ पे पश्चिमी घाट है, क्या है आपका, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट और किसके बीच में ही, अरब सागर के बीच में आपका कौन सा, पश्चिमी तटीय मैदान। पतला है, सरकरा है भी, क्या आपका सरकरा, पतला। इतनी सी आप एक दो बात इसमें याद रखिए। और ये क्या उपजाऊ भी है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान। उसी प्रकार जिस प्रकार से आपका पश्चिमी घाट था, ये आपका क्या था, अरब सागर और किसके बीच में था, पश्चिमी घाट के बीच में था ना। उसी प्रकार जो ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है, ये यहाँ पे क्या आपकी बंगाल की खाड़ी, क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी के बीच में। और ये आपका पूर्वी घाट के बीच में, किसके घाट में है, पूर्वी घाट के बीच में है। तटीय मैदान उपजाऊ और कई नदियों द्वारा पोषित है। और कई नदियां यहाँ आती है, आपकी गंगा भी यहाँ आती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदियां भी होती है, और भी कई नदियां यहाँ पे। ठीक है, तो कई नदियां यहाँ से निकलती, इसलिए क्षेत्र क्या है, उपजाऊ। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। फिर हम बात करते हैं द्वीप समूह और समुद्र की। तो भारत में मुख्यतः दो द्वीप समूह है। एक आपका क्या है, अंडमान निकोबार, जो मैंने आपको कई बार बताया, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, क्या आपका हिंद महासागर है भी। ठीक है, और आपको ये डायरेक्शन सारी चीजें बता देने की, भारत में कौन सी साइड क्या है। एक रह गया, भारत के पश्चिम में क्या है, थार मरुस्थल, क्या आपका भारत के पश्चिम में क्या है, थार मरुस्थल है, जहां की जलवायु बहुत अधिक गर्म है।
चीजें के लिए भारत में सारा भारत में पता लग गया आपको कहाँ क्या चीज है भी, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ से देखिए, अब ये मैप आपका ब्लैंक मैप है। अब आपको सारी चीजें आपके दिमाग में मैप फिट हो जाना चाहिए कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या, हमने पढ़ा हिमालय पर्वत भी। अब बताइए हिमालय पर्वत कहाँ है। आप कहेंगे सर ये रहा उत्तर में, ये जो भाग है ना आपका, ये सारा क्या है, हिमालय पर्वत है। कहाँ से कहाँ तक फैला है देखिए। भारतीय उत्तर में हो गया ना, ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है उत्तर होती है, प्राकृतिक दीवार का काम करता है, ऊपर से आने वाली ठंडी पवनों की रक्षा करता है और दुश्मनों के आक्रमण से भी हमें बचाता है। उसके बाद इसी के दक्षिण में, नीचे दक्षिण होता है, ये क्या आपका नंबर 2 पे। आप कहेंगे सर ये तो आपका क्या है, उत्तर का मैदान है, नदियों द्वारा बना है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ क्या खेती करना आसान है, उद्योग धंधे लगाना आसान है, आपका ये क्या बोलते हैं, रेल लाइनें, सब कुछ करना आसान है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। उसके बाद कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। ये देखिए आपका नंबर 3 पे दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, ये क्या आपका प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिणी भाग है। ये चीजें क्लियर हुई। फिर आपका पश्चिमी एवं पूर्वीय तट भी, तो ये देखिए आपका ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपको मैदान है, तो ये क्या आपका पश्चिमी तट भी, क्या आपका पश्चिमी तटीय मैदान। जो आपका ये दिख रहा है ना, ये जो इसका किनारा है, यहाँ पे आपके पश्चिमी घाट, क्या है पश्चिमी घाट। और ये आपका अरब सागर हो गया। इसके बीच में देखिए आपको नंबर 4 पे आपको स्क्रीनशॉट लेना, तो इसका लीजिए और एक एक पॉइंट को आप चिन्हित कीजिए कि आपको क्या ये चीज पता है। ये आपका देखिए पतला है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे आपका पश्चिमी तटीय मैदान, सरसरा लेकिन उपजाऊ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे देखिए आपका पूर्वी तटीय मैदान, तो ये आपका पूर्वी घाट हो गया जो मैंने लाइन बनाई है, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है जिसमें जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका पूर्वी घाट है। उसके बाद आपको ये दिख रहे हैं 5 हो गया। नंबर 6 पे द्वीप समूह भी, एक तो ये रहा आपका ये लक्षद्वीप द्वीप समूह 6 नंबर पे। यहाँ पे भी मैं 6 नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कौन सा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है। चेक चेक करिए। और एक आपका होता है यहाँ पे भी 7 का, यहाँ पे कर लेना। 7 का क्या है आपका, जो मैंने आपको बताया था रेगिस्तान भी, सॉरी मरुस्थल कर सकते हैं भी आप। क्या लिखना है यहाँ पे, मरुस्थल है, क्या है मरुस्थल। अब आप बताइए इसमें कोई डाउट आप बता सकते हैं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं अगर एक आधा रहेगा तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इस मैप में ये पॉइंट है भी, मरुस्थल कर देंगे, ठीक है। और मरुस्थल भी आप में 2 प्रकार के मरुस्थल, एक शीत मरुस्थल है और एक का गर्म मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है, वो भाग जहाँ पे क्या हो, वर्षा बहुत कम होगी, ठीक है। उन्हें ये मतलब नहीं यहाँ पे मिट्टी है, बर्फ है, क्या है। अभी आपको पता है जो लद्दाख हमारा शीत मरुस्थल है, वहां पे क्या है, दो ही चीजें हैं। एक तो क्या है, वहां पे बारिश बहुत कम होनी चाहिए, और जो वनस्पति है आपके पेड़ पौधे, बारिश कम है तो वो भी आपकी कम होगी। तो आपका लद्दाख है ना, उसमें भी क्या है, आपकी बारिश बहुत कम मात्रा में होती है और वहां वनस्पति बहुत, वो आपका ठंडा है तो उसको शीत मरुस्थल बोल दिया वहां की जलवायु। और ये आपका रेगिस्तान, यहाँ की जलवायु गर्म है इसलिए इसको गर्म रेगिस्तान बोल दिया। इसका क्या नाम है, खार। अब आप बताइए इसमें क्या दिक्कत होगी आपकी भी, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ दी। अब अगला क्वेश्चन यही आएगा कि ये विविधताएं हो गई ना, ये क्या होगी विविधता, कहीं पे पहाड़, कहीं पे मैदान, कहीं पे पठार, कहीं पे आपके द्वीप समूह है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे आपका शीत मरुस्थल है। तो इसके कारण हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है ये आपको बताना। सेकंड क्वेश्चन अगर देगा ना, 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या फिर आपसे पूछेगा ये बता दीजिए ये जो विभिन्नता है ना, इसके कारण आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात। तो चलिए इसके हमें प्रभाव देख लेते, क्या क्या प्रभाव पड़ा अभी। भारत की भौगोलिक विविधताएं, भारत की भौगोलिक विविधता से नहीं, भारत में जो अलग अलग प्रकार के ये स्थल पाए जाते हैं, इनके कारण आपके जीवन पर, हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है भी। तो ये तो आपका छोटा आंसर है 1-2 लाइन का, फिर हम डिटेल में समझेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन समझा था। चलिए क्लियर। तो चलिए भारत की भौगोलिक विविधताएं आप समझ गए, तो पढ़ के आए हैं, पर्वत है, मैदान है, पठार है, मरुस्थल है, तट है, और जलवायु के कारण भी। जलवायु यहाँ पे एक मिनट रुकिए, जलवायु मत कीजिए यहाँ पे,
क्योंकि भौगोलिक विविधता में जलवायु हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है। बहुत सारे पहलू हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमारे जीवन में किस-किस चीज़ को प्रभावित करती है। अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्नता होने के कारण यह है हमारे रहन-सहन, हमें रहना किस प्रकार से है। आप जम्मू कश्मीर जाइए भी, तो जैसे आप आपके प्रदेश में रहते हैं, जैसे दक्षिण भारत में रहते हैं, लुंगी बाँध के आप कॉटन के कपड़ों में जम्मू कश्मीर में रह लेंगे क्या लद्दाख में? आप कहेंगे नहीं सर हम नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ हमें वहाँ का परिधान पहनना पड़ेगा अभी। आ रही बात समझ क्या भोजन आप खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते एक जैसा क्योंकि जलवायु के अनुसार आपको भोजन खाना पड़ेगा। आपको जहाँ शीत होगी वहाँ पे उस प्रकार का भोजन खाना पड़ेगा जहाँ पे जो आपके शरीर को गर्मी करे, जहाँ पे आपकी गर्मी ज़्यादा है वहाँ इस प्रकार का भोजन खाना पड़ेगा कि जो आपको ठंडा रहे भी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं अब तो? दिमाग में घुस रहा है? ठीक है? और आपका एक काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना कि आपके जो भी साथी पढ़ रहे हैं ना कि एक बार और मैंने आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं और किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो आपका भाई आपके लिए हाज़िर है। ठीक है? सर नहीं, आपका भाई। ठीक है? रहन-सहन, भोजन, पहनावा, खेती, व्यवसाय, भाषा, संस्कृति में विविधता आ गई। इसके कारण क्या किसमें विविधता आ गई? रहन-सहन में विविधता आ गई, भोजन में विविधता आ गई, पहनावा हमारा अलग-अलग हो गया, खेती में विविधता आ गई, व्यवसाय में, भाषा में और संस्कृति में विविधता देखने को मिलती है। एक बार हम इसको डिटेल में कर देते हैं कि किस प्रकार से विविधता होती है। सबसे पहले जलवायु विविधता आ गई। क्या है? जलवायु विविधता भी। तो इन भौगोलिक विविधता के कारण भी मेन तो क्या हमारी भौगोलिक विविधता है ना तो हमारी जलवायु में विविधता हो गई भी ठीक है कहीं पे तो क्या है आपका बहुत ज्यादा ठंड हो गई हिमालय पर्वत के कारण कहीं पे आपका बहुत ज्यादा गर्मी हो गई मरुस्थल वाले एरिया में कहीं पे अधिक वर्षा होती है और कहीं पे आपकी मध्यम जलवायु मिलती है मैदानी भागों में भी ठीक है तो इसके कारण क्या है एक तो जलवायु विविधता हो गई मेन कारण है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके कारण क्या हमारी जलवायु विविधता है वर्षा में विविधता होती है कैसी विविधता होती है वर्षा वाला समझा देता हूँ आपको समझ ये आपका भारत है ठीक है यहाँ पे आपका क्या है आपका पश्चिमी घाट है क्या है पश्चिमी घाट है अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मानसून की पवने हैं जो आपकी बारिश लेके आती है हवाएं यदि वो रुक गई ना तो बारिश कर देंगी नहीं तो वो बारिश नहीं करेंगी अब देखिए वो यहाँ से इस साइड से आई ठीक है तो यहाँ पे वो टकरा गई भी ठीक है ये तो क्या करेगा इस साइड दूसरी साइड तो जाने ही नहीं देगा तो ये क्या करेगा यहीं पे वर्षा होगी इस साइड बढ़ते हुए यहाँ इस साइड निकल जाएगी उत्तर भारत की ओर इस एरिया में बारिश नहीं होगी किसके कारण नहीं सर भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं हुई भौगोलिक विविधता के कारण नहीं अगर ये घाट नहीं होते पश्चिमी घाट तो पूरे इस साइड ही निकल जाती भी ठीक है एक आपने पढ़ा होगा जो आपका गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां पूर्वोत्तर में मेघालय चेरापूंजी मासिनराम जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है उस प्रकार क्या होती है कि यहाँ पे 3 पहाड़ियां इस प्रकार की आकृति में वो प्रकार की आकृतियां बना देती है जब ये मानसूनी पवनें यहाँ से भी आ रही ना यहाँ से होती इसके जाले में फंस जाती है इधर तीनों पहाड़ियां उसको एक साथ क्या कर देती है रुकावट पैदा कर देती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और यहाँ भारत की सबसे ज्यादा बारिश होती है पहले क्या था चेरापूंजी में आपका होता था ठीक है और अब क्या होने लगी अब मासिनराम जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है क्लियर तो भौगोलिक विविधता के कारण क्या जलवायु विविधता पाई जाती है भोजन में विविधता भी अब देखिए कि जो आपकी भौगोलिक विविधता के कारण क्या हुई जलवायु विविधता और जलवायु विविधता के कारण होगी भोजन में विविधता भी भिन्न जलवायु और फसलों के कारण अब फसल भी अलग अलग होंगी भी यहाँ पे मिट्टी भी अलग अलग होगी अब देखिए कितनी कितनी चीजें आप ले सकते हैं मिट्टी में विविधता होगी मिट्टी में विविधता होगी तो वहां फसलें अलग अलग बोई जाएंगी ठीक है अब काली मिट्टी है काली मिट्टी में आप कौन सी फसल बो सकते हैं अलग अलग प्रकार की फसलें बो सकते हैं कहीं पे आपकी रेतीली मिट्टी है कहीं पे आपकी मुश्तली मिट्टी है तो फसलों में विविधता होगी फसलों में विविधता होगी होने के कारण खाने पीने में विविधता होगी चीजें समझ में आ रही है कि सारा प्रभाव किसका है भौगोलिक क्षेत्र विविधता का उसके कारण जलवायु विविधता हुई और जलवायु विविधता के कारण हमारे फसलों और खाने पीने में विविधता हो गई उसके बाद पहनावे में जलवायु के कारण क्या हुई अनेक अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं देखिए आपके ठंडे प्रदेशों में इस प्रकार से गर्म और शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार के आपके पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में फिर आप किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं जो आप देख सकते हैं उनकी पहनावे में विविधता हो गई चीजें क्लियर घरों में विविधता भी ठीक है भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी जो भौगोलिक परिस्थिति है ना कहीं पे पर्वत है कहीं पे मैदान है तो वहां हमारे जो घरों बनाने की बनावट
और सामग्री भी अलग-अलग उपलब्ध होगी भी, ठीक है। ये देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में इस प्रकार का भवन बनाया जाता है, मिट्टी की मोटी-मोटी दीवारें, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और मिट्टी की जो दीवारें होती है ना, वो आपके क्या करती है, हीट का ट्रांसफर नहीं करती, उसमें आपको जाने नहीं देती, इसलिए वहाँ मिट्टी के घर आपको मिलेंगे। राजस्थान में पहले बनाते थे, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि पहले वाले लोग साइंटिफिक ज़्यादा थे, उन्हें ज़्यादा ज्ञान था, अब तो पत्थर के मकान बनाने लगे और पत्थर आपका बहुत जल्दी गर्म होता है। और इसलिए गर्मी घरों में ज़्यादा लगती है। पुराने अपने दादा-दादियों से पूछना जो आपके उत्तरी भारत में रहते हैं, उनके घर मिट्टी के बने होते थे, वो ठंडे भी रहते थे भी। पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के घर बनेंगे, उनकी छत ना इस प्रकार की मिलेगी क्योंकि वहाँ बर्फ गिरेगी ना, यदि इस प्रकार का घर बना दिया ना, तो छत उनकी इन प्रकार से कर दी, तो सारी इस पे जम जाएगी बर्फ ऊपर से इस प्रकार से। लेकिन जो इस प्रकार के घर होंगे ना, लकड़ी के हल्के होंगे एक तो, ठीक है, और यहाँ इस प्रकार से बर्फ उन पे फिसल जाती है अभी। ये तटीय प्रदेशों में ना बारिश ज़्यादा होती है, पानी भरा रहता है, तो बाँस के इस प्रकार से डंडे लगा के नीचे इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं अभी, ताकि कोई जंगली जानवर ना आए, ठीक है? इसमें वो सांप वगैरह जो पानी वाले जीव हैं जहरीले, वो इसमें एंटर नहीं कर पाए, तो इस प्रकार के घर बनाने में विभिन्नता होगी। सारा काम किसका है? उस भौगोलिक विभिन्नता का जो आप पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, अगर सारी जगह एक जैसा होता, पूरा मैदान होता, सारे एक जैसे घर बना के एक जैसी फसल उगाते, एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसे खाना खाते, सारे एक जैसे होते। लेकिन हमारे पे क्या प्रभाव पड़ा? हम अलग-अलग प्रकार से रहने लगे, अलग-अलग प्रकार से खाना खाने लगे, अलग-अलग प्रकार से हम वस्त्र पहनने लगे। खेती और फसलें अगर भौगोलिक विविधता के कारण क्या हो गया, मिट्टी अलग-अलग हो गया, जल और जलवायु में अंतर हो गया। ये तो आपको पता है कि जल में भी अंतर हो गया। जिन भागों से नदियाँ बहती हैं, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। वहाँ फसलें आपकी चावल वगैरह उगा सकते हैं। यदि आप वहाँ रेतीली मिट्टी होगी, जहाँ पे पानी कम होगा, बारिश कम होगा, वहाँ आप धान वगैरह उगा लेंगे क्या? क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। तो फसलों में विविधता हो गई, अलग-अलग फसलें, चावल है वो पूर्वी भारत में, गेहूँ उत्तरी भारत में, कपास आपका पश्चिमी भारत में, चाय असम वो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ चाय उगाई जाती है। तो इसके कारण हमारी फसलों में विभिन्नता पाई जाती है। अब तो दिमाग में बैठ रही होंगी चीज़ें। अब व्यवसाय में विभिन्नता, अब देखिए भी, जो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण जहाँ जो जैसे संसाधन है ना, वैसे ही क्या हो गए आपके व्यवसाय भी हो गए, वहीं वैसे ही आपके रोजगार हो गए। जैसे आपके पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे, तो पहाड़ी क्षेत्रों में खेती तो इतनी होती नहीं, तो उन्होंने व्यवसाय को क्या अपनाया, उन्होंने दुकानें वगैरह खोल ली, क्योंकि वहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? जो समुद्र किनारे रहते थे, वो लोग मछली पकड़ कर बेचने लगे भी, मछली जाल से मछली पकड़ते वो बेचने लगे। जो मैदानी भागों में थे, वो अपने खेती करने लगे। आपको आ रही बात समझ में? तो इसके कारण क्या हो गए, प्राकृतिक संसाधन जहाँ खनिज लवण लग रहे थे, खनिज थे ना जहाँ पर, वहाँ पर क्या हो गए, आपके फैक्ट्रियाँ लगी, वो फैक्ट्री में काम करने लगे। जैसे आपका झारखंड है वगैरह, यहाँ पे आपके संसाधन कोयले की खान है, वहाँ पे वो कोयले की खानों, कोयले के से रिलेटेड काम करने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ, संसाधनों की विविधता के कारण क्या हो, अलग-अलग व्यवसाय में विभिन्नता हो गई। चीज़ क्लियर? अब भाषा और संस्कृति विविधता भी, इतनी सारी विविधताओं के कारण उनकी भाषाएं, त्योहार, रीति रिवाज और संगीत, नृत्य और कला भी अलग अलग है। ये चीज आप याद न करेंगे तो भी ठीक है, इतनी विविधता उनके कारण आपको इतनी विविधताएं याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर याद कर लें तो ठीक है भी। अगर निष्कर्ष हुई, भारत की भौगोलिक विविधता हमारे रहन सहन को, भोजन को, पहनावे को, खेती को, व्यवसाय को, भाषा को और संस्कृति को प्रभावित करती है, इतनी चीजों को प्रभावित करती है। और कारण मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है। और भारत को एक समृद्ध, विविधतापूर्ण मतलब अलग अलग इसमें विविधताएं हैं और अद्भुत देश बनाती है। निष्कर्ष, भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को समृद्ध और रंगीन बनाती है। यह विविधता हमारी ताकत है, हमें एकता में अनेकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है भी। तो आप बताइए, आपको चीजें अब समझ में आई या नहीं आई, ये इसका निष्कर्ष है भी। ठीक है, अब कहेंगे सर क्वेश्चन बहुत लंबा होगा। क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं हुआ, मैंने आपको समझाया इसलिए आपको लंबा लग रहा। अगर भारत की भौगोलिक विविधता है, बता देंगे कि इसकी दिशा में ये है, इस दिशा में ये, इस दिशा में ये है। ठीक है, यदि आपसे पूछे किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो आप लिख सकते हैं कि रहन सहन, भोजन, पहनावा, खेती, व्यवसाय, इन सबको प्रभावित करती है। अगर आता 5 नंबर में, तब आपको लिखना पड़ेगा अभी कि जलवायु में भिन्नता, आगे लिखेंगे भौगोलिक स्थानों के विभिन्न होने के कारण क्या है, हमारी जलवायु अलग अलग हो गई। आपकी जैसे लद्दाख में तो क्या आपकी शीत जलवायु है, रेगिस्तान में जाएंगे आपको उष्ण जलवायु मिलेगी। ठीक है, जहां आप समुद्रों के नजदीक आ जाएंगे, वहां पे आपको क्या है, जलवायु मिलेगी। चीजें क्लियर?
आपसे पूछ सकता है किन्हीं 2 भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कर दीजिए, 3 भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, जिस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपको अच्छे से याद है, उसका आप वर्णन कर दीजिए यहाँ पर भी। कहाँ गया आपका? ये रहा भी। ठीक है, आपको पूछता है कि किन्हीं 2 भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आप हिमालय पर्वत का वर्णन कीजिए कि उत्तर में है आपका, ठीक है, ये हमें ठंडी हवा से बचाता है, दुश्मनों के आक्रमण से बचाता है, ठीक है। ये पर्वत सबसे विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है। आपसे मैदानों के बारे में बता दीजिए, बहुत ज़्यादा उपजाऊ, ज़्यादा इसका निवास करती है। तो 2-4 बातें सबके बारे में, 2 के बारे में पूछे, 3 के बारे में पूछे, 1 के बारे में पूछे, आपको 7 मैंने बता दी, सातों के बारे में आपको याद होना चाहिए और आपको इनकी जगह याद होनी चाहिए। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर कहाँ पर है, हिंद महासागर कहाँ कौन-सी दिशा में है। अब आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले पाठ को उसी प्रकार समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।